हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे BNSS के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारा बताता है कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में, जिसमें हम लोग समन, वारंट, उद्घोषणा और कुर्की और अन्य जो भी आदेशिकाएं कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता है, मैं अपना फेस वाला रिकॉर्डर हटाऊंगी और जैसे ही क्लास खत्म होने वाला होगा वापस से हाजिर होंगी आपके। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके LLB के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको PDF लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना है LLB के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5000 रुपए है। ठीक है, 5000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। ठीक है, वैसे ही UP-APO जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको UP-APO के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे 5 जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस GK GS को भी कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप UP PCS, स्टेट PCS या UP SI, RO-ARO के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या GS, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो देखा जाए सबसे पहले तो चैप्टर नंबर ये क्या है, अभी हम लोगों ने देखा क्या, चैप्टर नंबर 6 कहां से कहां तक बताया गया है, 63 से 93 तक के बारे में। और कहता क्या है, ये चैप्टर का नाम क्या है, तो हाजिर होने को विवश होने के लिए आदेशिकाएं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, है ना, कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कैसे विवश किया जाएगा उसके बारे में ये बताता है कि कोर्ट जो है क्या क्या हथकंडे अपना सकती है किसी व्यक्ति को अपने पास उपस्थित होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, समन, फिर देखेंगे वारंट, फिर देखेंगे उद्घोषणा और कुर्की, और लास्ट में अन्य जो भी आदेश होते हैं वो सब। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या, समन, है ना, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन कि BNSS की किस धारा के अंतर्गत समन के प्रारूप का प्रावधान किया गया है। ठीक है, समन के प्रारूप का प्रावधान कहाँ किया गया है, आपके सेक्शन 63 में किया गया है। ठीक है, सेक्शन 63 में, यानी कि समन जो है किस तरीके से जारी किया जाएगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा उसके बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, BNSS के तहत न्यायालय द्वारा जारी समन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो पहला लिखा है कि लिखित रूप में और 2 प्रतियों में। फिर लिखा है उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर। फिर क्या लिखा है, गुण लेखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में और न्यायालय की मुद्रा लगी हो, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, बीएनएसएस की कौन सी धारा इस बात से संबंधित है कि समन की तामील कैसे की जाएगी, है ना, यानी कि समन जो है वो सर्व कैसे किया जाएगा। कौन सा सेक्शन बता है, सेक्शन आपका 64 बताता है इसके बारे में। ठीक है, 64। समन का प्रारूप कौन बताया था, 63, और समन की तामीली कैसे की जाएगी ये बताता है सेक्शन 64। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, समन की तामील कैसे की जाती है ना, इसके बारे में कौन बताता है आपका, बताइए कौन कर सकता है समन की तामील। तो लिखा है एक पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के अधिकारी द्वारा, या किसी अधिकृत लोक सेवक द्वारा, उपयुक्त सभी। तो भाई उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है कि बीएनएसएस का जो सेक्शन 64 क्लॉज 1 है के प्रावधानों में कहा गया है कि पुलिस स्टेशन या न्यायालय के रजिस्टर निम्नलिखित में से किस विवरण को अभिलिखित करने के लिए एक रजिस्टर रखेगा, है ना, किसको, पता, ईमेल, फोन नंबर या अन्य जो भी चीजें जो राज्य सरकार कहे, उपयुक्त सभी। तो सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, सेक्शन 64 के अनुसार समन की तामील कैसे की जाती है, व्यक्तिगत रूप से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या ए बी दोनों, या कह रहा है तामील करने वाला अधिकारी जिस भी तरीके से उचित समझे। बताइए क्या लग रहा है, तो ए और बी दोनों, है ना, या तो आप व्यक्तिगत पर्सनली उसको दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, बीएनएसएस की किस धारा के तहत निगमित निकायों, फर्मों, सोसाइटी पर समन की तामील कैसे की जाएगी, कैसे, सेक्शन 65 बताता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्या लिखा है, कंपनी और निगमों पे समन की तामील कैसे की जाएगी, निर्देशक को देकर के, इसके सचिव को, या कंपनी के निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा भेज करके, या उपयुक्त सभी। तो भाई सभी, है ना, किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ पर समन की तामील किस आधार पे की जाती है, ऐसे फर्म या एसोसिएशन का कोई भी भागीदार, ऐसे भागीदार को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा भेज करके। नेक्स्ट कह रहा है ए और बी दोनों, फिर कह रहा है किसी भी ढंग से जो न्यायालय उचित समझे, तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट, बीएनएसएस की इस धारा में कहा गया है कि समन की तामील से संबंधित व्यक्ति के परिवार के किसी भी वयस्क पुरुष सदस्य को छोड़कर की जा सकती है, यानी कि किसी भी आप जो है 18+ किसी भी वयस्क पुरुष को क्या कर सकते हैं, समन की तामील करा सकते हैं। कौन सा सेक्शन बताता है इस बारे में ये पूछ रहा है, तो सेक्शन 66 बताता है। ठीक है, लाइन से सेक्शन याद करते जाइए। ठीक है, चलिए क्या लिखा है कि बीएनएसएस के सेक्शन 66 के अनुसार जब समन किया गया व्यक्ति नहीं मिल पाता तो समन की तामील की जा सकती है। कैसे की जाएगी, लिखा है परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य, परिवार के वयस्क सदस्य, नौकर या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई वयस्क पुरुष सदस्य, ठीक है, स्त्री को नहीं दिया जाएगा, और परिवार में नौकर नहीं आता है, ये इसके स्पष्टीकरण में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे, बीएनएसएस के किस प्रावधान के अंतर्गत जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया, यानी कि ऊपर जो भी चीजें बताई गई हैं उसके अनुसार आप तामील नहीं करा सकते हैं, तो प्रोसीजर कहाँ बताया गया है आपके, तो आपके बताया गया है 67 में। ठीक है, 67। नेक्स्ट क्या लिखा है, बीएनएसएस के तहत समन की प्रतिस्थापित तामील की जा सकती है। कैसे, तो गृह या वास स्थान पर समन चिपका करते हैं ना, चस्पा करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, सरकारी सेवक पर समन की तामील कैसे कराई जाएगी। ठीक है,
तो कैसी कराई जाएगी बताइए, आपके कौन सा सेक्शन बताता है ये, तो 68 बताता है, ठीक है 68। नेक्स्ट है, क्या लिखा है, जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय सामान्यतः इसे 2 प्रतियों में उसके कार्यालय के प्रमुख को भेजेगा जिसमें ऐसा व्यक्ति जो है कार्यरत है। अब ये जो है किस धारा में कहा गया है, तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये तीनों तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये नहीं, यानी 68, ठीक है 68। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है, स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील, यानी कि लोकल जुरिडिक्शन के बाहर कैसे पहुंच सकता है, और इसके बारे में धारा कौन बताता है, तो 69 बताता है, ठीक है नेक्स्ट। क्या लिखा है कि जब समन की तामील किसी स्थानीय सीमाओं के बाहर की जानी है तो समन की तामील किसके द्वारा की जाएगी, बताइए किसके द्वारा की जाएगी, तो समन को 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जिसके स्थानीय सीमा के भीतर वो व्यक्ति निवास करता है, क्या चलिए। क्या लिखा है, कौन सी धारा उन मामलों में समन की तामील के सबूत का प्रावधान करता है जहां समन की तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित नहीं है, वहां पे समन का तामील की बात है, तो 69, ठीक है। शपथ पे आप देखे होंगे वहां लिखा है कि एफिडेविट लगाएगा, है ना, समन की दूसरे प्रति के साथ और न्यायालय में सौंपेगा। डायरेक्ट पढ़ा करिए, बहुत जरूरी है। आगे क्या कह रहा है कि संहिता की किस धारा के अंतर्गत साक्षियों पे समन की तामील के बारे में बताया गया है ना, तो कौन बताता है, 71, ठीक है 71 बताता है। और देखा जाए तो समन कहां से कहां तक है, 63 से लेकर के 71 तक, ठीक है। और अगर वारंट के बारे में देखेंगे आप तो वो कहां से कहां तक है, तो 72 से लेकर के आपका 83 तक, ठीक है। ये याद करने का तरीका होता है। वैसे ही आपका अगर आप उद्घोषणा और कुर्की कहेंगे कहां से कहां तक है, तो 84 से लेकर के आपका 89 तक है, ठीक है। और अन्य आदेशिकाएं जो है आपका 90 से लेकर के 93 तक है ना। टोटल आपका पूरा सेक्शन 63 से 93 तक है ना, 93 तक है, ठीक है क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आएंगे किस पे, गिरफ्तारी का वारंट, ठीक है। समन हम लोग का खत्म। अब मान लीजिए भाई समन बुलाएं, कोर्ट नहीं गए ये, है ना, ढीठ प्रकृति के, अब कोर्ट क्या करेगा, थोड़ा गुस्सा दिखाएगा और वारंट जारी करेगा, ठीक है। तो देखा जाए क्या है, लिखा है बीएनएसएस की कौन सी धारा गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप बताती है, ठीक है, तो कौन बताएगी, 73, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा 73, 73 नहीं है, ठीक है 72 से स्टार्टिंग है ना, 70। नेक्स्ट क्या लिखा है, गलत उत्तर बताइए, एक वैध वारंट की आवश्यकताएं हैं, क्या है ना, वारंट जारी किया जाता है गिरफ्तारी का तो उसमें क्या क्या चाहिए, क्या कह रहा है, लिखित में होना चाहिए, इस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए, इस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हो और 2 प्रतियों में हो। नहीं भाई 2 प्रतियों में नहीं, एक ही प्रति में रहता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, तो यही जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, किसी दांडिक मामले में गिरफ्तारी वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, किसके द्वारा किए जाएंगे, तो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, गिरफ्तारी का वारंट कब तक प्रवर्तनीय रहेगा, तो तब तक रहेगा या तो उसका एग्जीक्यूशन करा दिया जाए या उसको समाप्त करा दिया जाए, है ना, यानी निष्पादित या रद्द होने तक बना रहेगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कौन सी धारा प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति के बारे में बात करता है ना, यानी कि सिक्योरिटी के बारे में कौन बात करता है, आपका 73 बात करता है, ठीक है 73। नेक्स्ट
क्या लिखा है कि जब कोई न्यायालय किसी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा। क्या सुनिश्चित करना होगा? प्रतिभुओं की संख्या, वह रकम जिसे प्रतिभूत बाध्य है, वह समय जब अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर होना आवश्यक है। तो सभी ठीक है। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसको बेल दे रहे हैं, ठीक है, तो बेल देंगे तो क्या करेंगे? तो भाई प्रतिभुओं की संख्या बताएंगे कि इतना जो है इंतजाम करके आओ, है ना। फिर रकम, पैसा बताएंगे, इतने व्यक्ति लाओ, इतना पैसा लाओ, और टाइम उसमें रखा जाएगा कि इतने टाइम और इतने समय, इतनी तारीख को आना है तुमको, तो उपयुक्त तभी, ठीक है। सब चलिए नेक्स्ट। सेक्शन 74 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट निर्दिष्ट होगा, है ना। कब होगा बताइए, कब होगा? तो पहला लिखा है कि एक या अधिक पुलिस अधिकारी द्वारा या कोई भी व्यक्ति यदि तत्काल निष्पादित की आवश्यकता है, तो अगर पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो दोनों। भाई अगर पुलिस अधिकारी नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, या पुलिस अधिकारी है तो वो करेगा ही, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? बीएनएसएस की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति को किसी भी भागे हुए सिद्ध दोष को उद्घोषित अपराधी या अजमानती अपराध का अभियुक्त किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्दिष्ट कर सकता है जो अपराध या गिरफ्तारी से बच रहा है। अब ये जो है सेक्शन बताता कौन सा है? तो 75 बताता है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? क्या सत्य नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा बात सही नहीं है। पहला कह रहा है गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जाता है, सही है ना। फिर कह रहा है कि आपका गिरफ्तारी का वारंट एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जा सकता है, भाई ये भी बात सही है। फिर कह रहा है कि बीएनएसएस की धारा 76 के तहत किसी भी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट किसी अन्य को निष्पादित नहीं किया, नहीं भाई किया जा सकता है, ठीक है। भाई किसी भी पुलिस अधिकारी जो है वो क्या करता है, अपने से लोअर किसी पुलिस अधिकारी को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चौथा तो सही है ही कि गिरफ्तारी का वारंट जब तक रद्द ना हो जाए या निष्पादित ना हो जाए तब तक वो प्रवर्तन में रहेगा, यानी कि तब तक वो लागू रहेगा, ठीक है। चल क्या लिखा है? कौन सी धारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वारंट के साथ ही सूचना देने का प्रावधान करती है? ठीक है, तो कौन सी धारा करती है बताइए? 77, ठीक है, 77 पर। नेक्स्ट क्या लिखा है? जैसा कि बीएनएसएस की धारा 77 द्वारा प्रावधानित किया गया है, गिरफ्तारी वारंट निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला लिखा है कि गिरफ्तार किए गए जाने वाले व्यक्ति को उसके सार को सूचित करे। फिर कह रहा है कि यदि आवश्यक है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वारंट दिखाए। फिर कह रहा है कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट की एक प्रति दे। नहीं भाई, प्रति नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक, कि भाई अगर वो मांग दिया कि वारंट दिखाइए तो दिखाना है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर वो कहता है तो दिखाना है, लेकिन ये जरूरी है कि आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को अविलंब न्यायालय के समक्ष क्या करेगा? हाजिर करेगा। और ये सेक्शन कौन बताता है? 78, ठीक है, 78। अच्छा, इसी से मिलता जुलता है एक सेक्शन, जब हम बताए थे कि पुलिस जब बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, ये तो वारंट सहित वाला है, बिना वारंट वाला कहाँ था बताइए, कुछ ध्यान आ रहा है? 58 था, है ना, 58, ठीक है, याद किया करिए, ऐसे ही कंपेयर करके सेक्शन याद करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है बीएनएसएस की निम्नलिखित में से, और 58 के साथ आप 187 भी देख सकते हैं, ठीक है, साथ में 187, ठीक। चलिए कह रहा है बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है का प्रावधान करती है?
है ना, कि कहाँ उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। कौन बताता है? 79 बताता है। 79। नेक्स्ट क्या लिखा है? वारंट का निष्पादन कहाँ किया जाएगा? बताइए, बताने की जरूरत है? कई बार हम लोग डिस्कस कर लिए कि भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वारंट को जारी करने वाला न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के बाहर निष्पादित किया जाना हो तो ऐसे न्यायालय इसे अग्रसरित करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा बताइए, देखा जाए ऑप्शन। क्या लिखा है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसकी अधीनस्थ अधिकारिता में जो है निष्पादन करना है, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, तो कोई भी, ठीक है, कोई भी। नेक्स्ट क्या लिखा है? कौन सी धारा अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का प्रावधान करती है? कौन सा करती है धारा? 81, ठीक है, 81। नेक्स्ट क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रक्रिया का प्रावधान करती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है? कौन सा सेक्शन बताता है आपका? 82 बताता है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? जब किसी व्यक्ति को सेक्शन 82 क्लॉज 1 के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी तुरंत ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जानकारी देता है जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जा रहा है। कहाँ बताइए, कहाँ देगा जानकारी? तो जिले में जो पदाभिहित पुलिस अधिकारी और दूसरे जिले के ऐसे अन्य अधिकारी जहां गिरफ्तार व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है, ठीक है, वहां पे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उद्घोषणा और कुर्की। और हम बताए थे ये सेक्शन कहां से कहां तक है, तो 84 से 89 है, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के बारे में प्रावधान करती है? कौन सी धारा करती है? 84 से, ठीक है। क्या लिखा है? जब वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा? ठीक है, कौन सी प्रक्रिया का करेगा बताइए? तो 84 और 85 है ना, उद्घोषणा और कुर्की करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? यदि किसी व्यक्ति के पास माफ कीजिएगा, यदि किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है या क्या कर रहा है, वारंट का निष्पादन नहीं होने देना चाहता है, ठीक है, तो क्या करेगा? न्यायालय लिखित घोषणा प्रकाशित करेगी और ये विनिर्दिष्ट करेगी कि निश्चित स्थान पे निश्चित समय पे क्या हो, हाजिर हो। कितने दिन के अंदर हाजिर हो? तो 30 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? 84 के तहत ये जो हाजिरी का अवधि है कितना है? अभी हम लोग देखे हैं ना, कितना है बताइए? तो 30 दिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? बीएनएसएस के सेक्शन 84 के तहत एक वैध उद्घोषणा के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बताइए? तो क्या लिखा है? नगर या ग्राम के किसी सहदृश स्थान पे अभियुक्त को मामूली तौर पर जहां निवास करता है सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, ठीक है, यही है जो, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? बीएनएसएस के सेक्शन 84 के तहत उद्घोषणा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। इस प्रकार निम्नलिखित के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जा सकती है। बताइए किसके किसके अगेंस्ट किया जा सकता है? तो सबके अगेंस्ट, ठीक है। जो भी कोर्ट का बात नहीं मान रहा है, हाजिर नहीं हो रहा है, तो सबके अगेंस्ट क्या हो सकता है? जारी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है
हाजिर होने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से किस मामले में उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है? क्या लिखा है? यदि व्यक्ति बीएनएसएस के या किसी अन्य विधि के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, या यदि बीएनएसएस के तहत वो अन्य विधि के तहत आजीवन या मृत्यु दंड के कारावास से दंडनीय है, तो दोनों ही, ठीक है, दोनों ही मामले में हम क्या कहेंगे उसको कि प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर, ठीक है, प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर यानी कि उद्घोषित अपराधी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऐसे मामले में उपसंजाति के लिए यानी कि जब नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? जुर्माना, जहां बीएनएसएस के सेक्शन 84 क्लॉज 1 और 84 क्लॉज 4 के तहत किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित करने की घोषणा की गई है, तो का प्रावधान कहाँ दिया गया है बताइए? तो बीएनएस के कहा? तो बीएनएस के कौन सा सेक्शन है? 209, ठीक है, 209। चलिए क्या लिखा है? बीएनएसएस की किस धारा के तहत वारंट के निष्पादन से बचने वाले व्यक्ति को भगौड़ा माफ कीजिएगा, उद्घोषित किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि भगौड़ा घोषित किया जा सकता है। किसको और किस धारा के अकॉर्डिंग? तो 84 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? किसी संदिग्ध द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपाने की स्थिति में न्यायालय क्या कर सकता है बताइए? तो उद्घोषणा का आदेश दे सकता है, ठीक है, घोषणा का, सभी नहीं, हर मामले में सभी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? बीएनएसएस की जो धारा 84 है के तहत गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा के साथ जारी की गई और बाद में 85 के अकॉर्डिंग क्या किया गया? कुर्की का आदेश भी जारी कर दिया गया। इन दशाओं में आदेशों की वैधता क्या है, ठीक है, इस आदेश को हम क्या मानेंगे और कैसा आदेश मानेंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 84 के तहत आदेश अवैध है और अनुचित है, जो कुर्की के आदेश को भी बाधित करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? किस अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है ना? तो पहला लिखा हुआ है 10 वर्ष या उससे अधिक के आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, या किसी अदर लॉ में अगर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास वगैरह दिया जा रहा है तो दोनों ही, ठीक है, अभी हम लोग देखे भी हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? संपत्ति की कुर्की से रिलेटेड, ठीक है। क्या लिखा है? न्यायालय फरार अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, और किस धारा के अकॉर्डिंग दे सकता है? तो आपका 85 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? सेक्शन 85 क्लॉज 1 के तहत न्यायालय आदेश दे सकती है। किस चीज का आदेश दे सकती है बताइए? तो आपके घोषणा के बाद फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? 85 क्लॉज 1 के प्रावधानों के तहत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की हो सकती है उद्घोषणा के प्रकाशन के बाद, उद्घोषणा के प्रकाशन के पहले, या साथ साथ, या उपयुक्त सभी। कैसे होगा? तो उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ, है ना, साथ साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसे व्यक्ति की उपसंजाति हेतु विवश करने के लिए जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बावजूद फरार है, उसकी संपत्ति की उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ कुर्की का आदेश दिया जा सकता है, बशर्ते न्यायालय संतुष्ट हो। किस चीज से? पहला लिखा है कि वह अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को व्ययन करने वाला है, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय से हटाने वाला है, या तो ए या बी में से कोई भी स्थिति मौजूद हो, और डी कह रहा है ए और बी दोनों स्थिति जब सह अस्तित्व में हो। तो भाई बताइए, तो
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या लिखा है, यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति ऋण या अन्य जंगम संपत्ति है, यानी जंगम मतलब चल संपत्ति है, तो कुर्की निम्न द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी बताइए। तो या तो जब्ती या रिसीवर की नियुक्ति या आपके घोषित व्यक्ति की संपत्ति पर कोई रोक लगा के लिखित आदेश या कोई भी, यानी कि दोनों उपयुक्त में से सभी या कोई दो विधियां, यानी दो तरीकों से। क्या लिखा है, यदि कुर्क की गई संपत्ति स्थावर संपत्ति है तो कैसे किया जाएगा। तो सेम कब्जे के संदाय यानी कि परिधान द्वारा या रिसीवर की नियुक्त करके या कोई लिखित आदेश दे करके या सभी या उनमें से कोई और तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है कि व्यक्ति की संपत्ति पहचान और संपत्ति की कुर्की के बारे में कौन सा सेक्शन बताता है आपका, तो 86 बताता है। ठीक है, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय किसके लिखित अनुरोध पर संपत्ति की पहचान और कुर्की की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। ठीक है, किसके अनुरोध पे करेगा। तो पुलिस अधिकारी जो अधीक्षक या आयुक्त के पद के नीचे का न हो। ठीक है, उसके। नेक्स्ट क्या लिखा है, संपत्ति की कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां बीएनएसएस की किस धारा में बताया गया है। ठीक है, तो किसमें 87। ठीक है, 87। नेक्स्ट लिखा है, विहित समय सीमा क्या है जिसके भीतर बीएनएसएस के तहत कुर्की और संपत्ति के जो दावे हैं उसकी आपत्तियां प्राथमिकता से कर दी जानी चाहिए। तो 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर। क्या लिखा है, सेक्शन 87 क्लॉज 1 के तहत दावा या आपत्ति किस न्यायालय में की जाती है। तो बताइए किस न्यायालय में की जाएगी। तो उस न्यायालय में जिसने आदेश दिया है कुर्की का, है ना, या जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, अगर जिले से बाहर किया जा रहा है तो उनके पास, यानी जैसा भी मामला हो वैसा, यानी कि ए और बी दोनों ही करेक्ट। कौन सी धारा कुर्की की गई संपत्ति के निर्मुक्त करने और विक्रय और वापस करने से संबंधित है। कौन सा सेक्शन है, 88 है। ठीक है, 88। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है हाजिर होने पर संपत्ति और जो भी विक्रय के आगम है यानी कि पैसे वगैरह है वो दावा कर सकता है। ठीक है, कब तक, तो 2 वर्ष के अंदर, है ना, जब से कुर्की करी गई है उसके 2 वर्ष के अंदर आ जाइए तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर न्यायालय सेटिस्फाई है आपके रीजन से तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिट रिमांड शब्द से क्या मतलब है। तो क्या मतलब है, तो जब कोई पुलिस अधिकारी द्वारा एक अभियुक्त को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, बीएनएसएस की कौन सी धारा समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किए जाने का प्रावधान करती है। कौन सी धारा करती है, आपके सेक्शन 90। ठीक है, और ये 90 से 93 है और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कोई न्यायालय समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है कि यदि समन जारी करने के बाद न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि व्यक्ति फरार हो जाएगा तो वो और या फिर समन का पालन नहीं करेगा। दूसरा, यदि समन जारी करने के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि फरार होने वाला है और समन का पालन नहीं करेगा। तीसरा कह रहा है यदि वो हाजिर होने में विफल करेगा और जो तामील की गई है उसको जानबूझ करके एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सभी परिस्थितियां, ठीक है, सभी परिस्थितियों में क्या करेगा, समन की जगह पे वारंट जारी कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्या लिखा है, बीएनएसएस की कौन सी धारा व्यक्ति की हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र के बारे में बात करता है? कौन सा सेक्शन है आपका? 91 है, ठीक है, 91 है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, बीएनएसएस की कौन सी धारा हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र के भंग पर गिरफ्तारी का प्रावधान? तो आपका सेक्शन 92 बात करती है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 7, है ना, जो कि बताता है कि चीजें पेश करने के लिए विवश करने को आदेश दिलाएं। ठीक है, ये क्या क्या है आपका चैप्टर नंबर 7 है और सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? तो 94 से 110 तक है, ठीक है, 94 से 110 तक, ठीक है। चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन कि बीएनएसएस के चैप्टर नंबर जो 7 है संबंधित है किस चीज से? तो भाई लिखा ही हुआ है ऊपर, है ना, कि चीजें पेश करने के लिए विवश करने को आदेशिका। अब आप कहेंगे इसमें भी विवश करने को आदेशिका। देखिए, जो पहला हम लोग चैप्टर अभी देखे हैं 6 वाला, उसमें व्यक्ति को विवश करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज पेश करने के लिए विवश दिया जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों चैप्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बीएनएसएस की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए उस व्यक्ति को समन जारी किया जा सकता है जिसके पास वो है? कौन सा आपका सेक्शन बताता है ये बात, ये कह रहा है ना, ये पूछ रहा है आपसे, तो बताइए कौन सा सेक्शन कहता है इसके बारे में? तो आपका सेक्शन नंबर 94 है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि एक व्यक्ति जो सेक्शन 94 के तहत केवल दस्तावेज या चीज पेश करना आवश्यक है, तो इसके बारे में होगा क्या, ये पूछ रहा है आपसे। तो वो या तो व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो या दस्तावेज या चीज क्या करे, न्यायालय में पेश करे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, सेक्शन 94 के तहत न्यायालय या पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी निम्नलिखित को पेश करने के लिए समन या लिखित आदेश जारी कर सकता है। किस चीज को? तो दस्तावेज या आपके संचार उपकरण या सहित क्या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, ठीक है, ये सभी चीज। नेक्स्ट, क्या लिखा है, 95 के अंतर्गत निर्धारित है, क्या निर्धारित करती है बताइए? तो डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में दस्तावेज पेश करना, है ना, यही बताती है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को माफ कीजिएगा, बीएनएसएस की धारा 95 के तहत डाक प्राधिकारी को दस्तावेज, पार्सल या चीजें तो डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में परिधान की आवश्यकता हो सकती है? किसमें? तो सभी में, ठीक है, सभी, चाहे आपके हाईकोर्ट हो, सीजेएम हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, कौन सी धारा उन परिस्थितियों का प्रावधान करती है जब तलाशी वारंट जारी होता है? कब? 96 या 90। क्या लिखा है, दस्तावेज या चीजें के लिए तलाशी वारंट जारी कर सकता है, कौन करेगा बताइए? तो आपके कोई भी मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, कोई भी मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला लिख रहा है कि जब न्यायालय के पास विश्वास करने का कारण है कि 94 के तहत शमन या 95 के तहत जो भी अभ्यर्थना की गई है वो पेश नहीं करेगा, है ना, जो चाह रहा है कोर्ट डॉक्यूमेंट पेश करे। दूसरा कह रहा है कि जब न्यायालय को दस्तावेज या चीज पेश पता ही नहीं है कि किसके कब्जे में है तो भी, या जहां न्यायालय मानती है कि जांच या विचारण या अन्य प्रक्रिया के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये जरूरी है तो भी, ठीक है, तो फिर सभी। नेक्स्ट, क्या लिखा है, जहां न्यायालय को
किसी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद दस्तावेज चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में न्यायालय वारंट जारी कर सकता है? सही है, तो हाँ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या लिखा है? कौन सी धारा चोरी की संपत्ति या कूट रचित दस्तावेज होने के संदेह वाले मामले में तलाशी का प्रावधान करती? तो 97 पर। ठीक है, 97। नेक्स्ट लिखा है 97 के तहत चोरी की गई संपत्ति आदि के संदेह वाले स्थान पे तलाशी वारंट कौन अधिकृत कर सकता है? तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, चाहे डीएम, एसडीएम या डीएम फर्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है? 97 के तहत कांस्टेबल रैंक के ऊपर के पुलिस अधिकारी को अधिकृत किया जा सकता है। इसलिए तो सभी चीज के लिए कि ऐसे स्थान पे प्रवेश करे या किसी रीति से तलाशी करे या वस्तु को कब्जे में ले ले अगर मिल जाए तो, है ना, जिसपे संदेह है कि चोरी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? कोई भी संपत्ति जिसके चोरी होने का संदेह है, ठीक है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, ये पूछा जा रहा है। तो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसे क्या किया जाएगा? अभिग्रहित, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वे कौन सी आपत्तिजनक सामग्री है जो 97 में लागू होती है? तो भाई सब। ठीक है, सब है, सब आपत्तिजनक चीज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धारा कुछ प्रकाशनों को समर्पित होने की घोषणा के लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति देती है? कौन देती है? 98। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? बीएनएसएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध बीएनएसएस के आपके 98 के तहत है? ठीक है, कौन सा है? तो सभी है। ठीक है, सभी आते हैं। क्या लिखा है? कौन सी धारा 98 के तहत समयपहरण की घोषणा अपात्र करने के लिए हाईकोर्ट प्रावधान किया गया है? तो 99। नेक्स्ट क्या लिखा है? 99 के तहत कौन अपास्त करेगा? तो हाईकोर्ट करेगा, अभी हम लोग देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 99 के तहत समयपहरण को अपास्त करने का आवेदन किया जा सकता है किसके पास? बताइए, तो हाईकोर्ट के पास, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है? बीएनएसएस की धारा 99 के तहत समयपहरण को अपास्त करने के लिए आवेदन की समयावधि क्या है? मतलब कितने टाइम के अंदर करेंगे? तो आधिकारिक कारिक राजपत्र में ऐसी घोषणा के प्रकाशन की तिथि से कब तक? 2 महीने के अंदर। ये 2 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट यानी कि जेएम फर्स्ट बीएनएसएस के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत तलाशी वारंट जारी कर सकता है यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में सदोष परिरुद्ध किया गया है और वह एक अपराध के वर्ग में आता है। ठीक है, तो कब करेगा? धारा 100 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन 100। नेक्स्ट क्या लिखा है? धारा 100 के तहत किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए तलाशी वारंट जारी कर सकता है ना, किया जा सकता है। कब किया जाएगा? तो अगर लगेगा कि व्यक्ति क्या है? सदोष परिरुद्ध है, यानी कि गलत तरीके से उसको बंद करके रख दिया गया है। नेक्स्ट धारा 100 के तहत तलाशी वारंट जारी करने के लिए कौन सक्षम नहीं? ठीक है, यानी कि कौन जो है तलाशी वारंट नहीं जारी करेगा? तो सेशन कोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, सत्य न्यायालय। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है। कौन है? धारा 100 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अपहरित स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति कहाँ है? धारा 101 में।
धारा 101 के तहत तुरंत वापस करने के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने आप परिवाद कर सकते हैं, है ना। तो किसके सामने करेंगे बताइए, तो सभी के सामने। नेक्स्ट, बीएनएसएस के 103 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक तलाशी की प्रक्रिया नहीं है, किसको नहीं कहेंगे। तो पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। लिखा है तलाशी सूची पे अभियुक्त के हस्ताक्षर, नहीं भाई यही गलत हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी धारा श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण को अभिलिखित करने के बारे में, यानी कि रिकॉर्डिंग की जाए, कौन सा सेक्शन बताता है, 105 बताता है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, 105 के तहत तलाशी प्रक्रिया में रिकॉर्डिंग को अग्रसित किया जाएगा, किसके द्वारा, तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या फिर आपके जेएम फर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी धारा कुछ संपत्तियों को अभिग्रहित करने की शक्ति का प्रवचन करती है, कौन सी धारा है, 106। नेक्स्ट, बीएनएसएस की धारा 106 के तहत चोरी की गई संपत्ति को अभिग्रहित करने के लिए कौन प्राधिकृत है ना, कौन कर सकता है, तो आपके पुलिस अधिकारी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, कौन सी धारा प्रावधान करती है कि जहां अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति किसी दांडिक गतिविधि आदि के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित की गई है, तो वह पुलिस अधीक्षक या आयुक्त की मंजूरी के साथ ऐसा कर सकता है कि उसे क्या करे, कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन करे। किस धारा के अंतर्गत कर सकता है, तो 107 के अंतर्गत, ठीक है। क्या लिखा है, बीएनएसएस की धारा 107 जो है उसके अंतर्गत जो कुर्की का प्रस्ताव है उसे कितने दिन के कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, है ना, तो कितने दिन, 14 दिन, ठीक है, 14 दिन का। नेक्स्ट, क्या लिखा है, क्या कोई मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में किसी स्थान की तलाशी का निर्देश दे सकता है जिसकी तलाशी के लिए उसे वारंट जारी करने का अधिकार है, तो हाँ दे सकता है, किस धारा के अकॉर्डिंग, 108 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, बीएनएसएस की कौन सी धारा न्यायालय को पेश किए गए दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सी धारा है, 109। नेक्स्ट, क्या लिखा है, क्या कोई आपराधिक न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को अभिग्रहित कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, पावर है कोर्ट को। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे जो है हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आज का लेक्चर एमसीक्यू वाला आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और जुड़े रहिए, बने रहिए अपने क्लासेस में। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।